सेकेंड ईयर AHDP का मेडिसिन का फर्स्ट मिड टर्म का कोर्स कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने क्लिनिकल मेडिसिन को पढ़ा। अब जो सेकेंड मिड टर्म का सिलेबस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसमें सबसे हम जो अब पढ़ेंगे जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है। प्रिवेंटिव मेडिसिन का पहला जो लेसन है वो हमारा है बैक्टीरियल डिजीजेज ऑफ द एनिमल्स, जिसके अंदर सबसे पहला जो बैक्टीरियल डिजीजेज के अंदर वो हमारे पास है, जो बीमारी का नाम आता है वो है एंथ्रेक्स। अब ये जो एंथ्रेक्स बीमारी है, ये पशुओं के अंदर खास तौर से शीप एंड गोट की मेनली ये रोग जो है माना जाता है। वैसे सभी जानवरों में होता है ये, और कभी कभी ये जानवरों से आदमियों में भी होते हुए देखा गया। तो इसके जो एंथ्रेक्स है, इसके जो अलग अलग नाम हैं इस बीमारी के कुछ, वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहला नाम इसका जो है वो तिल्ली बुखार कहते हैं, यानी कि स्प्लेनिक फीवर। जो स्प्लेन होती है हमारी तिल्ली, वो इसके अंदर बड़ी हो जाती है, सूज जाती है। इस बीमारी के अंदर जब पोस्टमार्टम में देखते हैं तो तिल्ली सूजी हुई मिलती है, इसलिए इसको तिल्ली बुखार से नाम से जाना जाता है। दूसरा इसका नाम है टॉक्सिक फीवर, यानी ज्वर फीवर। इसके अंदर हाई राइज ऑफ टेम्परेचर होता है। टॉक्सिक फीवर इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर टॉक्सीमिया हो जाता है, जहरवाद। गांव में इसका नाम जो है जनरली जो जहरवाद के नाम से भी आप सुनोगे, कई बार गांव में जाते हैं तो वो कहेंगे जय बाव देव अब कौन बचा पशु, तो ऐसा भी नाम इसका लिया जाता है। तीसरा जो नाम है इसका वो है गिल्टी रोग। जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं जनरली जो है नेक रीजन की, वो ग्लैंड्स इसके अंदर सूज जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, इनमें ट्यूमर बन जाता है उनका, इसलिए इसको गिल्टी रोग के नाम से भी जानते हैं। और नेक्स्ट नाम है इसका वूल सॉर्ट डिजीज। इसका मतलब होता है कि जो लोग जनरली ऐसे कारखानों में काम करते हैं जहाँ पे भेड़ या बकरी का मीट जो है वो बनाया जाता है, काटा जाता है, या वूल का कार्य करते हैं, वूलन फैक्ट्री के अंदर, उनमें जो कार्य करते हैं उनके अंदर ये डिजीज होती है, इसलिए इसको वूल सॉर्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट इसका नाम है लिया जाता है मैलिग्नेंट पस्ट्यूल्स। हमने पढ़ा था कि दो तरह के ट्यूमर होते हैं, एक होता है बिनाइन ट्यूमर, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर वो होता है जो जिसकी जड़ें होती हैं और अंदर जो है बाकी अंगों को पकड़ करता है, वो मैलिग्नेंसी होती है। तो ये जो है इसके अंदर भी ऐसे पस्ट्यूल कहते हैं, पस्ट्यूल यानी कि वो जो गांठें हैं जिनके अंदर पस पड़ जाती है, तो ऐसी गांठें बन जाती हैं जिसमें पस भी पड़ जाती है और अंदर मैलिग्नेंसी के रूप में भी वो फैल जाती है, यानी कि ट्यूमर यानी कि कैंसर। तो इसको इसलिए ये जो नाम है मनुष्यों में दिया गया है, मनुष्यों के अंदर इसको मैलिग्नेंट पस्ट्यूल कहते हैं। नेक्स्ट इसका जो नाम है वो है कार्बन डिजीज। अब इसका नाम कार्बन डिजीज क्यों पड़ा? क्योंकि इसके जो लीजन बनते हैं स्किन पे, चमड़ी पे वो कार्बन कहते हैं कोयले जैसे बनते हैं स्किन के ऊपर। कोयले जैसे कैसे बनते हैं? जैसे कोयला है, आग में पड़ा है, और अगर उसका सेंटर बीच में से ठंडा हो जाता है तो सेंटर तो कोयले का ठंडा काला हो जाता है, लेकिन साइडें जो टच करती हैं अग्नि के साथ वो गर्म रहती हैं, तो वो लाल रहती हैं। तो इसकी जो पेरिफेरी है वो रेडिश होती है, और जो स्पॉट बनता है वो बीच में जो है ब्लैक होता है, इसलिए इसका नाम कार्बन डिजीज के नाम से इसको जानते हैं। तो ये जो बीमारी है ये बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु से मनुष्यों तथा पशुओं तथा मनुष्यों में होने वाला घातक संक्रामण रोग है। इस बीमारी में पशु के अचानक तेज बुखार होता है तथा पशु के प्राकृतिक छिद्रों में, ये एक मेन है जिसको अंडरलाइन कर लेना, ये जनरली पूछा जाने वाला है। जनरली पूछा जाता है कि उस बीमारी का नाम लिखो जिस बीमारी में पशु के मरने के बाद या इस बीमारी के आने के बाद में जितने भी उसकी बॉडी में छिद्र हैं उन सब में से खून आता है, लेकिन वो खून जमता नहीं है। ये ध्यान रखना, इसको अंडरलाइन लाजमी करना, ये अवश्य पूछा जाता है। तो इसी बीमारी के अंदर खून जो है क्लॉट नहीं होता और
प्रत्येक ऑरिफिस, जितने भी नेचुरल ऑरिफिस हैं बॉडी के, जितने भी सुराख है, नाक है, मुंह है, एनस है, जितने भी हैं, उन सब में से जो ऐसा खून आता है जो जमता नहीं है। ये खास ध्यान देने वाली, खास इसका विशेष लक्षण है। यह मुख्य बीमारी रूप से भेड़ों में, पहले भी मैंने बता दिया, भेड़ों में पाई जाने वाली बीमारी है। रोग गाय, भैंस, बकरी, घोड़े, ऊंट आदि में भी हो सकता है, लेकिन कुत्तों में ये रोग कभी कभी होता है और मनुष्यों में भी कभी कभार देखने को ये मिलता है। इस बीमारी में तिल्ली का आकार बढ़ जाता है, इसलिए इसको स्प्लीनिक फीवर नाम दिया गया है। इटियोलॉजी, कारण इसका होने का कारण पहले ही डिस्कस हो चुका। यह रोग बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु से होता है। यह जीवाणु पशु की मौत के बाद, ये भी अंडरलाइन करने वाली बात है, अंडरलाइन कर लेना, नोट कर लेना, हवा, मिट्टी आदि में कवच बनाकर, स्पोर बना करके लंबे समय तक जीवित रह सकता है। स्पोर क्या होता है? कवच। जैसे एक बैक्टीरिया है, उसके ऊपर एक ऐसी कवरिंग चढ़ जाती है, कैप्सूल बन जाता है जिसको कवच कहते हैं। वो कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी सर्दी हो, मिट्टी के अंदर वो एज इट इज जीवित रहता है, जीवित रहे। यह जीवाणु लंबी छड़की भांति का और नॉन मोटाइल कहते हैं जो मूव नहीं करता, नॉन मोटाइल ग्राम पॉजिटिव होता है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव मैंने आपको स्टेन के बारे में पढ़ा दिया कि कौन सा जो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होता है, कौन सा ग्राम नेगेटिव होता है। तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। अब हम इसको देखते हैं कि बीमारी फैलती कैसे है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एक दूसरे से जाती कैसी है, दूर। यह रोग वर्ष के दौरान कुछ माह ही विशेष रूप से फैलता है, इसलिए उस समय को एंथ्रेक्स ईयर के नाम से भी जाना जाता है। साल के अंदर वो कुछ मौका है, उसी समय ये रोग होता है और उसको इसीलिए इसका नाम जो है एंथ्रेक्स ईयर के नाम से भी जानते हैं। यह जीवाणु क्षारीय भूमि में, एक हमने पढ़ा एसिडिक और एक एल्कलाइन, तो ये क्षारीय भूमि में आसानी से पनपता है। इससे स्पष्ट है कि भूमि को एसिडिक रखें ताकि ये पनपे नहीं। वर्षा ऋतु में इस जीवाणु के स्पोर पानी के साथ बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। जो स्पोर मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि ये क्या करता है, ये ऐसा जो है बैक्टीरिया है, ये अपने तरफ एक जो है खोल बना लेता है, कवच बना लेता है, कैप्सूल बना लेता है और ये जीवित रहता है और ये पड़ा रहता है। जब पानी का बहाव आया, उस पानी के साथ बह करके जहाँ तक पानी जाता है वहाँ तक चला जाता है। मांसाहारी पशुओं में संक्रमित मांस सेवन करने से तथा संक्रमित बाल, खाल, हड्डियां आदि द्वारा भी ये फैल जाता है। खून चूसने वाले परजीवी जैसे मक्खी, मच्छर होते हैं, मक्खी हैं, तथा मांसाहारी पक्षियों द्वारा भी यह रोग फैलता है। तो कौन कौन सी मक्खियां इसके लिए जिम्मेदार? तो एक तो है स्टोमॉक्सी मक्खी और एक है टेबेनिस। ये दो तरह की फ्लाई, आगे फ्लाई में अपने पढ़ेंगे इनके नाम, तो अभी आप नोट करो, इन नामों को याद करो, स्टोमॉक्सिस और टेबेनिस मक्खी। ये मक्खियाँ कैमल के अंदर भी सर्रा रोग फैलाने के लिए भी जो है वो मानी जाती हैं, क्योंकि इनकी बाइट से सर्रा के कीटाणु जो है वो फैलते हैं। यह रोग प्रयोगशालाओं में काम करने वाले, भेड़ की ऊन के संपर्क आने वाले, जैसे ऊन की फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्तियों में ज़्यादा होती है, इसलिए इसे वूल सॉल्टर्स डिजीज भी कहते हैं। ये रोग मृत पशुओं की खाल उतारने वाले या मांस काटने वाले व्यक्तियों में अधिक होता है। खाद, जिनमें उन हड्डियों का चूरा या बाल जो काम में लिए जाते हैं, उन वहाँ खाद में उन काम करने वाले लोगों में भी ये फैल सकता है। अब है इस रोग के लक्षण क्या है? रोग के लक्षण, यह रोग 3 प्रकार का होता है। यह मैंने आपको पहले क्लिनिकल मेडिसिन में क्लियर किया हुआ है कि एक्यूट कौन सा होता है, पर एक्यूट कौन सा होता है, सब एक्यूट कौन सा है, क्रोनिक कौन सा है, ये आप लोगों ने पढ़े हुए। तो इसकी 3 स्टेजेज हैं। पहली है पर एक्यूट, दूसरी है एक्यूट और तीसरी सब एक्यूट। ये 3 स्टेजेज हैं, तो इनके अलग अलग लक्षण हैं तीनों के। सबसे पहला पर एक्यूट। पर एक्यूट का मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि जिसके लक्षणों का पता ही नहीं चलता, बिल्कुल भी लक्षण दिखाई नहीं देते और जानवर मर जाता है, अचानक एकदम से बीमारी आई और खत्म हो गई। पर एक्यूट में क्या होगा? सबसे पहला जो नोट करने वाला होगा वो है, सबसे बड़ा बहुत तेज बुखार होगा,
नाड़ी द्वार श्वसन दर का अचानक बढ़ना और सांस लेने में तकलीफ यानी कि डिस्पनिया। पशु बिना लक्षण प्रदर्शित करे ही क्योंकि पर एक्यूट है, तुरंत मर जाता है एवं प्राकृतिक छिद्र जैसे मुंह, नाक, योनि, मल द्वार से ताजा बिना थका बनने वाला खून जो है उसमें से बहता रहता है। अब है एक्यूट में थोड़ा समय देती है बीमारी, जानवर मरता नहीं है, थोड़े समय के लिए जिंदा रहता है, तो आपको ट्रीटमेंट का समय मिलता है, उसको एक्यूट अवस्था कहते हैं। तो पहला है इसमें पशु को तेज बुखार का आना, मांसपेशियों में कंपन, शिवरिंग, गर्दन व सिर को जमीन पर टेक कर बैठना, सुस्त यानी कि हो जाना, पशु गर्भित हो तो गर्भपात होना, मूत्र काले रंग का आना, रेक्टम का बाहर निकलना, रक्त जमता नहीं है, थका ना बनना, गर्दन के नीचे यानी कि छाती ब्रिस्केट रीजन, गर्दन के नीचे दोनों पैरों के आगे और गर्दन का लास्ट नीचे वाला ब्रिस्केट रीजन, छाती, वक्षस्थल, थोरैक्स आदि पर अडीमा हो जाना। अडीमा कहते हैं पानी का इकट्ठा हो जाना। सब एक्यूट पानी इकट्ठा हो जाता है जानवर के अगले पैरों और गर्दन की लास्ट जगह के बीच में, तो कहते हैं कि इसका जो है गला सूज के, लेकिन वो गर्दन का सूजना है, गला होता है थोरैक्स, इसको गर्दन कहते हैं। गर्दन का नीचे वाला लास्ट वाला एंड भाग, वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है सब और वो बड़ा हो जाता है, जिसको अडीमा कहते हैं, वहाँ अडीमा बन जाता है। और जितने भी लिम्फ ग्लैंड्स हैं, लसिका ग्रंथियाँ, विशेष रूप से गर्दन तथा हाथों की, उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है। पीछे भी इसका नाम दिया गया गिल्टी रोग, इसीलिए इसको कहते हैं गिल्टी रोग, क्योंकि लिम्फ ग्लैंड्स इसकी विशेष रूप से कहाँ वाली, गर्दन की और गले की, ये जो है वो सूज जाती हैं, इसलिए इसको गिल्टी रोग भी कहा गया था पीछे। पशु की मृत्यु के दौरान प्राकृतिक छिद्रों से नाक, मुंह, गुदा, योनि आदि से बिना जमा हुआ रक्त का आना। ट्रीटमेंट, अब आप ये देखें, ये ऐसी बीमारी है जिसका कोई विशेष ट्रीटमेंट नहीं है। तो जिस बीमारी का विशेष ट्रीटमेंट नहीं हो, आप ध्यान रखना, उसका ट्रीटमेंट कभी नहीं पूछा जाता, उसके रोकथाम की जो है नियंत्रण की विधियां पूछी जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज नोट करना हमेशा। तो इसमें हम देख लेते हैं, अगर पशु में ऐसा होता है, शुरुआत में पकड़ में आ जाता है, तो ये छोटा मोटा इंजेक्शन देते हैं, लेकिन इसका इलाज नहीं है। ये इसमें है, पशु को एक बार रोग होने के बाद कोई उपचार संभव नहीं है, लेकिन इसमें ये इंजेक्शन दिए जाते हैं जो काम करते हैं। किसी इन इंजेक्शनों में से कोई एक या मैं बोलूँगा, इसमें से कोई एक या लगा सकते हैं, ये लिखा हुआ है, आप अपनी बुक में पढ़ सकते हैं। 4 से 5 दिन उसका प्रयोग करें। इंजेक्शन में प्रोकेन पेनिसिलिन 20 लाख, तो ये 20 लाख इंट्रामस्कुलर तो सिर्फ भेड़ की डोज है। जब आप बड़े जानवर में लगाते हैं तो इसको 48 लाख तक आप दे सकते हो। 40 है, 48 है, ये लाख की भी प्रोकेन पेनिसिलिन लगाती है, तो बड़े जानवर में आप 48 लाख, यहाँ लिखा नहीं, आप लिख लेंगे 48 लाख का इंजेक्शन दे सकते हैं प्रोकेन पेनिसिलिन। इंजेक्शन टेरामाइसिन 30 ml, बड़े जानवर में आप 60 ml ही देते हैं। और इंजेक्शन एम्पिसिलिन, ये यहाँ 2 से 4 ग्राम जो एम्पिसिलिन दिया गया है, ये आप 2 टाइम दे सकते हो, 4-4 ग्राम बड़े जानवर के अंदर। ऐसे भयानक डिजीज के अंदर आप डबल डोज देनी चाहिए, आपको डबल डोज दे सकते हैं। इसमें दिया नहीं गया है, लेकिन ऊपर जब हम देखते हैं कि इसका लक्षण जो है वो दिया गया है कि इसमें मांसपेशियां कंपन करती हैं, तो इसमें आप एनाल्जेसिक इंजेक्शन भी लिख लें, क्योंकि दर्द करता है शरीर, तो आप एनाल्जेसिक, एनाल्जीन, नोवेल्जिन में से भी छोटे जानवर में 5 से 10 ml, भीड़ में, और इस बड़े जानवर में आप 30 ml भी दे सकते हैं। इसके बाद हम इसको बी कम्प्लेक्स भी देंगे, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और बी कम्प्लेक्स, ये एक ट्रीटमेंट देने का एक तरीका है। और ये भी ध्यान रखें, जो सुई एक बार आपने लगा दी इंजेक्शन, वो सुई दोबारा काम में नहीं लेवे, या उस एक जानवर के लिए वो सुई काम में लेवे, उससे ही इंजेक्शन बेशक लगा दें, लेकिन उसके बाद में नेक्स्ट जानवर पे सुई को काम में ना लेवें। इसको अंडरलाइन कर लें, ये किताब में नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये पूछा जाता है, क्योंकि ये एक पशु से दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। अगर आपने निडल इधर लगाने के बाद उधर निडल से काम ले लिया, उस इंजेक्शन, उसी निडल से दूसरे जानवर को आपने इंजेक्शन दे दिया, तो आप स्वयं इसको ट्रांसफर कर रहे हैं। इसके बाद में रोकथाम, जो विशेष इसका काम है, इसको आप खास तौर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखें, क्योंकि प्रिवेंटिव मेडिसिन पढ़ रहे हैं, और प्रिवेंटिव मेडिसिन का मतलब यही होता है,
हम सब जानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसलिए रोग आने से पहले ही उसको कैसे रोका जाए, ये जो मेन जो चीज़ें हैं ये आपको ध्यान में देनी है। इस बीमारी के अंदर जनरली यही चीज़ जो है खास पूछी जाती है। पहला ये है कि जब पशु अगर खत्म हो जाता है तो पशु का शव परीक्षण जहाँ तक वो नहीं करें और नहीं करवाना चाहिए, अन्यथा बीमारी तीव्र गति क्षेत्र में फैल जाएगी। अन्य पशुओं को फार्म में नहीं रखें, उस पशु जहाँ आपने पशु को रखा है, जहाँ पशु मृत हुआ है उस मृत पशु को तथा उसके स्त्राव आदि को गहरे खड्डे में गाड़ दें। मृत पशु पर नमक बिना भुजा हुआ चूना आदि भी उस पर पे डालें, डालने के बाद उसको खड्डे में बोलें। मृत पशु के बिछावन व चारा आदि को जलाएं, फार्म को साफ करें, फिनाइल आदि से धोएं और फ्लाई रिपेलेंट मक्खियाँ ना बैठें, क्योंकि हमने पीछे देखा कि जो मक्खियाँ हैं विशेष तौर से बाइट, अभी हमने पीछे पढ़ा कि मक्खियाँ इसका कारक है, ये लाती हैं इस बीमारी को। तो अगर मक्खियाँ नहीं बैठेंगी, अगर वो बाइट करेंगी नहीं तो ये बीमारी नहीं फैलेगी। तो फ्लाई रिपेलेंट जो का जो छिड़काव जरूरी है, जिसमें इसमें प्लेट वगैरह आता है। पशु को एंटी सीरम 200 से 300 ml IV प्रतिदिन दें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंटी सीरम अभी आपने मैंने आपको पढ़ाया भी था, एंटीबॉडी एंटीजन आपको पढ़ाया है फर्स्ट ईयर में, फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा है। बाहर से जब हम एंटीजन देते हैं तो ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं, तो जब हम वहाँ से सीरम को कलेक्ट कर लेते हैं, वो सीरम जो है उसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं। तो अगर हम बीमारी आने से पहले या उसके तुरंत बाद, इस तरह की अवस्था देखने के बाद अगर हम इस सीरम को उसमें इंजेक्ट कर देते हैं, तो जब तक एंटीबॉडी बनेगी उसके अंदर, ये एंटीबॉडीज प्रिपेयर्ड है, तैयार है, ये जाकर के उस बीमारी से लड़ने की क्षमता जो उस जानवर में पैदा कर देगी और वो जानवर बच सकता है। इसलिए पशु को एंटी सीरम 200 से 300 ml IV प्रतिदिन देना चाहिए। इस दौरान स्वस्थ पशुओं को 3 वर्ष तक टीके लगाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैक्सीनेशन करना। तो इसमें एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन आती है जो कि लाइव होती है, मैंने आपको पढ़ाया था। एक ऐसी स्पोर वैक्सीन होती है जो स्पोर डेड कर लिए जाते हैं, बैक्टीरिया डेड कर लिए जाते हैं, उनसे बनाई जाती है। ये वैक्सीन ऐसी होती है जिनके अंदर वो जितने भी बैक्टीरिया वो लाइव होते हैं, जिंदा होते हैं। बी केयरफुल, इसको हैंडल करते समय भी हाथ टच करना भयंकर रिस्क का कारण बन सकता है, क्योंकि ये स्पोर वैक्सीन जो है वो लाइव है, लिविंग स्पोर्स हैं, लिविंग जो है वो बैक्टीरिया हैं। तो इसकी डोज जो आप अगर 3 साल तक एक एरिया के अंदर कर देते हैं तो पशुओं को एंथ्रेक्स नहीं होता। तो इसमें डोज 10 मिलियन स्पोर्स हॉर्स एंड कैटल में सबकट लगाते हैं, इसी तरह से 5 मिलियन स्पोर्स शीप एंड गोट में सबकट देते हैं। तो ये एक प्रिवेंशन का तरीका है। वैक्सीन, जब हम वैक्सीन इस एरिया के अंदर, अपने एरिया के अंदर जानवर को कर देते हैं तो इस एंथ्रेक्स से बचाव जो है हो सकता है। थैंक यू।